ओ, ठीक है। ऑल क्लियर। साउंड क्लियर, वीडियो क्लियर। बिल्कुल ठीक है। तो स्वागत है मेरे 12th वॉरियर्स चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और सुना है मैंने कि जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया है तो कुछ परिंदे और भी फड़फड़ाना शुरू किए। बट कोई नहीं, हमारी और हमारे स्टूडेंट्स की बात ही अलग है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे शॉर्ट टाइप फिजिक्स का, जो 2026 के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आने वाला है। फिलहाल ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जो है वीडियो वो आगे आएगा। आपको इसके इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश मीडियम बैच की भी मिल जाएगी, सो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर है हमारी 9155505959। सो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चंस में हम आपको समझाएंगे उस क्वेश्चंस को, आपको याद भी करवाएंगे अगर आप मेरे साथ बोलते चले तो। उसके अलावा उसके साथ में हम वो सॉल्यूशन, उसकी आंसर जो है वो खुद से यहाँ लिखेंगे भी। तो आपको डबल बोल के भी याद करवाएंगे, लिख के भी याद करवाएंगे। और आपको सटीक वैसे ही आपके एग्जाम में आंसर लिख देना है और आपको बहुत मजा आएगा, फिर आपकी रिजल्ट बेहतर होगी। तो फिलहाल हमारी जो सबसे पहली गेसिंग क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आती है, जो हम कंप्लीट लिखेंगे सारा, है ना। और वो क्वेश्चंस कुछ ऐसा है बेटा, जरा बहुत ध्यान से समझना। ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 1, पहले नंबर क्वेश्चंस में चलते हैं। ठीक है। फिलहाल ये 2024 में 2013 में क्वेश्चंस आया था। पोलेराइड क्या है? ठीक है, क्वेश्चंस है पोलेराइड। हालांकि कुछ बच्चों को याद भी होगा, बट हम लिखते हैं पोलराइड क्या है। ठीक है, आंसर्स भी आपको कैसे लिखना है, सो आपको ध्यान रखना है पोलराइड क्या है और इसके दो उपयोगों को लिखिए। ये क्वेश्चंस है, इसके दो उपयोगों को लिखें। तो पोलराइड क्या है और इसके दो उपयोगों को लिखें, ये करना है आपको। ठीक है। 2000 BSEB 2013 की क्वेश्चन से बेटा, ये 2013 की। चलो अब इसकी सॉल्यूशन समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं फिर लिखते हैं। देखो पोलराइड क्या है ना, पोलराइड एक ऐसी व्यवस्था है या पोलराइड एक ऐसी युक्ति है या फिर एक ऐसी साधन है। ये एक व्यवस्था भी हो सकता है, युक्ति भी हो सकता है या साधन भी हो सकता है। तो पोलराइड एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसी साधन है ना, जिसके द्वारा हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलते हैं। अब अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अगर वो आगे क्वेश्चंस आएगा तो बताएंगे। फिलहाल पोलराइड में आपको एकदम सिंपल सी डिफिनेशन लिख देनी है कि भाई पोलराइड एक ऐसी युक्ति है जिससे हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। यानी इसकी जो आंसर है वो क्या लिखेंगे, है ना। पोलराइड क्या है, तो पोलराइड के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। तो ऐसे आप ऐसे पोलेराइड, पोलराइड के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो यहां से हम इसकी डिफिनीशन लिख रहे हैं। तो पोलराइड एक ऐसी युक्ति, है ना, या फिर एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसी साधन। पोलराइड एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, सॉरी, जिसकी सहायता से हम अध्रुवित प्रकाश को, हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देते हैं। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देते हैं, बदलते हैं लिख देते हैं। ठीक है। तो बहुत आसान से इसकी डिफिनीशन, पोलराइड एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम अध्रुवित प्रकाश को जो है वो, एक मिनट, अध्रुवित प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश में बदल देते हैं। अब अध्रुवित ध्रुवित क्या है वो आगे बताएंगे। इसकी आप एक नॉर्मल सी फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि एक ऐसी हमने क्लोराइड बनाया, ऐसे आपको बनाना है क्लोराइड। एक मिनट। ठीक है, आराम से हम पूरा लिखते हैं जिससे कि टाइम जरूर लगे लेकिन आपको भी समझ में आ जाए, है ना। उसके बाद फिर आप अपना नोट्स उतारना। ठीक है, ये मान लो आपकी पोलराइड है,
ये मान लो पोलराइड है आपकी, सही है बात, कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी पोलराइड है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, हम प्रकाश की किरण को लेके आते हैं। सो प्रकाश की किरण, ऐसे प्रकाश की जो किरण होती है ना, वो तरंग की चैप्टर्स में हमने तरंग के रूप में इसको पढ़ा था। यानी प्रकाश जो है वो, प्रकाश तो हमेशा ऐसा सीधे ही चलती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। और उसमें माध्यम के कण जो हैं वो कुछ ऐसे कंपन करते हैं ना, ऐसे ही कंपन करते हैं। ठीक है, तो ये कोई प्रकाश, प्रकाश की बात हो रही है तो प्रकाश सीधे चल रहा है, और माध्यम का कण जो है वो ऐसे कंपन करते हुए जाता है। तो इधर मान लो ये अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश। अब अध्रुवित और इधर है ध्रुवित प्रकाश। अब अध्रुवित और ध्रुवित का क्या मतलब है, जरा यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन कर दे हम। देखो, अध्रुवित का मतलब हुआ, ठीक है, कि प्रकाश के कारण माध्यम का कण जो है ना, वो अनेक दिशाओं में कंपन कर रहा है, अनेक दिशाओं में कंपन कर रहा है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब प्रकाश चली तो प्रकाश के कारण इस माध्यम की जो कण है ना, छोटे छोटे, वो हर दिशाओं में कंपन कर रहा है, हर एक दिशाओं में, ठीक है। तो ये अध्रुवित प्रकाश ऐसा कहलाता है। तो ऐसा मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे अगर सटीक फिगर बनाए, तो ये वाली अगर हम हटा दें, ठीक है, ये वाली हटा दें, और यहाँ पे अगर हम बात करें, तो प्रकाश के कारण से अनेक दिशाओं में माध्यम के कण जो हैं वो कंपन हो रहे हैं, ऐसे तरंग रूप में भी बना के बना सकते थे, ऐसे अनेक दिशाओं में माध्यम के जो कण हैं वो कंपन हो रहे हैं, अनेक दिशाओं में, सही है बात। और ध्रुवित प्रकाश का मतलब यह है कि प्रकाश जो है वो किसी एक निश्चित लंबवत दिशा में, है ना, कंपन करना शुरू कर दे, यानी जस्ट लाइक ऐसे। तो ये आपकी ध्रुवित प्रकाश हो गई। अध्रुवित प्रकाश का मतलब है कि प्रकाश के कारण से, भाई प्रकाश तरंग के कारण से माध्यम की कण सभी दिशाओं में कंपन कर रही है। लेकिन ध्रुवित प्रकाश का मतलब है कि माध्यम का कण जो है वो किसी एक लंबवत दिशा में कंपन कर रहा है, तो वो ध्रुवित प्रकाश हुआ। और यही अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की जो युक्ति है ना, युक्ति या जो साधन है या जो व्यवस्था है, इसी को हम लोग पोलराइड कहते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उम्मीद है आपको इसका जवाब सही से समझ में आ गया होगा, है ना। तो कमेंट्स में आप बताएं अगर आपको जवाब समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका यूज लिखते, यूज, ठीक है, यूज नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सो इसका यूज क्या है, उपयोग, उपयोग, पोलराइड का उपयोग। तो उपयोग नंबर 1, यूज क्या है। तो पहली उपयोग इसकी ये है कि भाई इसका उपयोग चश्मा में किया जाता है, चश्मा में किया जाता है। यानी कि चश्मा में जो हमारी लेंस है उसमें पोलराइड लेंस यूज होती है, ठीक है। आप कभी लेंस वाले चश्मे वाली दुकान में जाओगे तो वहां पे आप देख पाओगे। इसका उपयोग, इसका उपयोग अ, हवाई जहाज, हवाई जहाज और रेलगाड़ी की खिड़कियों, रेलगाड़ी की खिड़कियों, है ना, में उपयोग होता है, खिड़कियों में उपयोग होता है। तो बहुत आराम से समझ पाइए, इसका उपयोग जो है वो हम चश्मा में कर सकते हैं। और रेलगाड़ी या हवाई जहाज में जो तीव्र वेग से जो किरणें आती है, प्रकाश तरंगे, उसको कम करने के लिए, उसको एक दिशा में कंपन करवाने के लिए हम लोग पोलराइड का यूज उपयोग करते हैं। तो बहुत आराम से हम समझ पाए हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास ना 2 क्वेश्चंस 2-2 नंबर का बन गया। पहली क्वेश्चंस तो ये हो सकते हैं कि पोलराइड क्या है और उसके 2 उपयोगों को लिखे। तो पोलराइड क्या है, एक ऐसी युक्ति जिससे अध्रुवित प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश में बदलते हैं, और ऐसे आपको फिगर बना लेना है, ठीक है।
अच्छा, सिर्फ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लोराइड के दो उपयोगों को लिखे। तो फ्लोराइड का दो उपयोग इस तरह से है, पहला तो चश्मा में इसका उपयोग करते हैं, दूसरे रेलगाड़ी की खिड़कियों में, हवाई जहाज की खिड़कियों में प्रकाश की तीव्रता कम करने के लिए इसकी की जाती है उपयोग, है ना। तो सो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो साथ में क्वेश्चन हो सकता है, एक स्पेशल क्वेश्चन भी हो सकता है भाई कि इसके उपयोगों को लिखे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से कमेंट्स करें, ठीक है। और फिर जो है इसकी हम पीडीएफ तो जरूर भेजेंगे, लेकिन आपको सहूलियत भी हो और मेरे लिए भी थोड़ा सा सहूलियत, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें। ले लीजिए। ले लिए, ठीक है। इसके बाद इसका ले लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस बदलते हैं, क्वेश्चंस नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। और क्वेश्चंस क्या है दूसरा नंबर, जैसे पोलराइड क्या है, हम तो लिखते हैं अभी क्वेश्चंस क्या है, प्रकाश का ध्रुवन क्या है, प्रकाश का ध्रुवन क्या है, बहुत आराम से, प्रकाश का ध्रुवन क्या है। और इसके साथ बस यही, प्रकाश का ध्रुवन क्या है या फिर प्रकाश के ध्रुवन से क्या समझते हैं या प्रकाश के ध्रुवन को परिभाषित करें, ये क्वेश्चंस 2024 में आया हुआ था, BSEB 2024 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चंस आया था। तो आप बहुत आराम से इसको देखेंगे। देखिए, अब देखो, जो जैसे आपने पोलराइड का डिफिनीशन पढ़ा ना, एग्जैक्टली वैसे ही इसका भी डिफिनीशन है। तो प्रकाश का ध्रुवन एक नॉर्मल वे में आपको डिफिनीशन एक याद करना हो तो जस्ट उसी की तरह याद कर लो। देखो भाई, एक ऐसी घटना, प्रकाश की एक ऐसी घटना जिसमें हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलते हैं, है ना। देखो, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए जो हमने उपयोग किया युक्ति, उसको पोलराइड कहते थे। पोलराइड के द्वारा हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित में बदलते थे, ठीक है। लेकिन एक घटना हुआ ना, अध्रुवित से जब ध्रुवित में बदला तो एक घटना हुआ, उस घटना को प्रकाश का ध्रुवन कहेंगे। तो इसको थोड़ा लिखेंगे कैसे, जरा यहां देखो, है ना। प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का ध्रुवन, ठीक है। ध्यान देंगे तो प्रकाश का ध्रुवन क्या है, तो प्रकाश की एक ऐसी घटना, प्रकाश की एक ऐसी घटना जिसमें अध्रुवित, अध्रुवित, ठीक है, प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश तरंग, अध्रुवित प्रकाश तरंग, थोड़ा अच्छे से लिख दे, अध्रुवित प्रकाश तरंग। अध्रुवित प्रकाश तरंग का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है। माध्यम का कण, माध्यम का कणों, माध्यम के कणों का कंपन, माध्यम के कणों का कंपन सभी दिशाओं में, ये प्रकाश की एक ऐसी घटना जिसमें अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश का मतलब हुआ माध्यम के कणों का कंपन सभी दिशाओं में होना चाहिए इस तरंग के कारण। तो प्रकाश की एक ऐसी घटना जिसमें अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है, ध्रुवित प्रकाश तरंग, है ना, में बदला जाता है, में बदला जाता है, ठीक है, प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है, प्रकाश का ध्रुवन। अब मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ा है, ध्रुवन कहलाता है, जरा बताते हैं कैसे, थोड़ा सा अरेंज कर ले इसको थोड़ा और नीचे। हाँ, तो हमने यहाँ पे जगह कैसे क्यों छोड़ा है, देखो, अध्रुवित प्रकाश का मतलब होता है कि माध्यम के कणों का कंपन सभी दिशाओं में होना चाहिए। ध्रुवित प्रकाश तरंग का मतलब हुआ माध्यम के कणों का कंपन, माध्यम के कणों का कंपन केवल एक लंबवत दिशा में, केवल एक, केवल एक
लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में। अब सही है। देखिए, तो अब ये क्लियर है, प्रकाश की एक ऐसी घटना जिसमें अध्रुवित प्रकाश तरंग, ध्यान देना, प्रकाश की एक ऐसी घटना जिसमें अध्रुवित प्रकाश तरंग ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि अध्रुवित प्रकाश का मतलब है कि माध्यम का कण सभी दिशाओं में कंपन करे। ध्रुवित प्रकाश का मतलब माध्यम का कण जो है वो एक दिशा में कंपन, एक लंबवत दिशा में कंपन करे। इसी घटना को हम प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। अगर सिर्फ आपसे कोई पूछ दे कि ध्रुवित प्रकाश क्या है या अध्रुवित प्रकाश क्या है, तो आप ध्रुवित प्रकाश का भी परिभाषा यहाँ से बना सकते हैं, है ना। अध्रुवित प्रकाश तरंग का मतलब एक ऐसी तरंग जिससे माध्यम के कणों का कंपन सभी दिशाओं में होता है। और अगर माध्यम के कणों का कंपन किसी एक लंबवत दिशा दिशा में हो रहा है तो वो हमारी ध्रुवित प्रकाश कहलाती है। सो यहाँ पे बहुत आसानी से ये हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, ये हमारी डिफिनीशन रहा। बात फिगर का, तो यहाँ पे भी वो प्रकाश की ध्रुवन वाला, पोलराइड वाला ही एक फिगर बना दो, सेम सेम। क्योंकि फिजिक्स में ना फिगर बना के मार्क्स ज़्यादा उठाने का चांस होता है। सो ऐसे, और इसमें तरंग, चलो ले चलो। ठीक है, और इसमें जो प्रकाश का तरंग है वो सभी दिशाओं में कंपन करेगा, है ना। और इधर ऐसे एरो अपना अच्छे से ढंग से, तो अगर देखा जाए तो ये हमारी अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश तरंग, और ये हमारी ध्रुवित प्रकाश तरंग है। अगर उपयोग क्या है प्रकाश के ध्रुवन का, तो वही जो पोलराइड का आपने उपयोग किया। तो ये आपकी सेकंड क्वेश्चंस की आंसर हो गई, है ना। उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, याद हो गया होगा आपको। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे बढ़ें। चलिए ले लीजिए। हो गया, बढ़े आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाई अगर वो कह दे कि ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में अंतर बताइए, तो वो हमने इसी में आपको परिभाषा बता दिया कि ध्रुवित और अध्रुवित का मतलब हुआ, ध्रुवित प्रकाश तरंग एक ऐसी तरंग है ना। सॉरी, अध्रुवित पहले, अध्रुवित प्रकाश तरंग एक ऐसी तरंग है जिसके कारण माध्यम की कण सभी दिशाओं में कंपन करती है। ठीक है, अध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश एक ऐसी तरंग है जिसमें माध्यम की कण किसी एक लंबवत दिशा में ही कंपन करती है। तो अगर वो क्वेश्चन पूछ दिया तो आप वहां उसकी भी परिभाषा बना पाओगे। उम्मीद हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ध्रुवित और अध्रुवित, ये तीसरा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं हम। अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश तरंग, अध्रुवित प्रकाश भी सिर्फ लिखा हो सकता है, और ध्रुवित प्रकाश तरंग, सिर्फ तरंग हटा के भी लिख सकता है अध्रुवित प्रकाश, है ना। में अंतर बताए, में अंतर बताए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बना लोगे, अध्रुवित का पहले परिभाषा लिख लेना ऐसे सॉल्यूशन में। पहले अध्रुवित प्रकाश की परिभाषा लिखना, और फिर ध्रुवित प्रकाश का परिभाषा लिखना, हेडलाइन ऐसे देके। तो ये एक ऐसी तरंग है या एक ऐसी प्रकाश है जिससे माध्यम के कण सभी दिशाओं में कंपन करती है। इसके कारण से माध्यम के कण केवल एक लंबवत दिशाओं में कंपन करती है। तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख लोगे आराम से। या तो एक काम करो, अभी ही लिखो, कॉपी कलम निकाल के रखो, ठीक है, और अभी ही लिखो अभी। अध्रुवित प्रकाश का मतलब हो गया एक ऐसी तरंग या एक ऐसी प्रकाश की तरंग जिसके माध्यम से, ध्यान से सुनना, एक ऐसी प्रकाश तरंग जिसके माध्यम, जिसके कारण माध्यम के कण सभी दिशाओं में कंपन करते हैं, अध्रुवित प्रकाश हो गया। और जिसके कारण से माध्यम की कण किसी एक लंबवत दिशा में कंपन करती है, वो ध्रुवित प्रकाश। तो खुद से परिभाषा लिखो, हम यहाँ पे टाइमर लगा देते हैं, है ना।
हम तुमको टाइम दे रहे हैं 2-3 मिनट का, 2 मिनट का, 2 मिनट में लिखो जल्दी फटाफट। आराम आराम से पढ़ते हैं। लिखो, 2 मिनट का टाइम देंगे तुम्हें। फास्ट फास्ट लिख लो, राइटिंग सजाने का जरूरत नहीं है। वो अपना बाद में फिर नोट्स में लिखते रहना। अभी याद है कि नहीं? अध्रुवित प्रकाश एक ऐसी तरंग है, अध्रुवित प्रकाश एक ऐसी तरंग है जिसके माध्यम से या जिसके कारण से, ऐसे लिखना है, अध्रुवित प्रकाश एक ऐसी तरंग है जिसके कारण माध्यम के कण सभी दिशाओं में कंपन करती है। वो भी सभी संभावित दिशाओं में लिख दो तो और बेहतर है। सभी संभावित दिशाओं में मतलब जिधर जिधर संभव है हर दिशाओं में कंपन करेगी। अध्रुवित प्रकाश एक ऐसी तरंग है जिसके कारण माध्यम के कण सभी संभावित दिशा में कंपन करते हैं। सभी संभावित दिशा में कंपन करते हैं। सही है बात? उसमें लिखो, समझ ही गए है ना? उसमें समझ रहे होगे तुम बात। ध्रुवित प्रकाश एक ऐसी तरंग है, ध्रुवित प्रकाश एक ऐसी तरंग है जिसके कारण माध्यम के कण, जिसके कारण माध्यम के कण किसी एक दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। किसी एक दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। सो आप आराम से, आप इसकी परिभाषा समझ गए और इस तरह से आपको तीनों डिफिनीशंस भी याद हो गया होगा। सो मज़ा जरूर आया होगा। हम टाइम ले लेके पढ़ा रहे हैं कि आपको याद हो सके, और मुद्दा याद करने का ही है। डिटेल्स में हम आपको ले भी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ डिफिनीशंस बता रहे हैं जो आप एग्जाम में लिख सको। ठीक है? तो कोई काबिल आएंगे और ये कमेंट्स भी करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में। सो फिलहाल 2 मार्क्स की क्वेश्चंस का आंसर हम 2 नंबर की तरह ही लिखवा रहे हैं। मुद्दा ये है यहाँ पे, है ना? हम उसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हम आपको ध्रुवन की पूरी थ्योरी नहीं पढ़ा रहे। सिर्फ जो क्वेश्चंस है उसकी आंसर कितनी लिखनी है सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं। ठीक है? तो चलिए, क्योंकि काबिल बहुत हैं सो जवाब देना पड़ता है उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3:15 मिनट हो गया। अब क्वेश्चंस नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 में। 4 नंबर क्वेश्चन हमारी क्या है, देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान, ये तो हो गया। आगे, ठीक है, तो क्वेश्चन से अगला कि भाई, हाँ, विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन क्या है? विवर्तन क्या है? ठीक है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो अभी देखिए ये क्वेश्चंस क्या है, प्रकाश का विवर्तन क्या है, बहुत ध्यान से समझना है। देखो, ये वस्तु है। अब इसको जब प्रकाश में रखते हैं, अंधेरे हो, एक तरफ अंधेरा हो और एक तरफ प्रकाश हो, तो इसका छाया बनता है, छाया, शैडो, जिसको परछाई भी कहते हैं हम लोग देहाती भाषा में। ये प्रकाश के विवर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, तो क्या वो समझो, यदि प्रकाश की किरण किसी अवरोधक या किसी वस्तु, वस्तु को अवरोधक बोलेंगे, तो यदि प्रकाश की किरण किसी अवरोधक के किनारे से, है ना, अवरोधक के किनारे से विचलित हो जाए, मतलब अवरोधक का जो किनारा है वहां से टकरा के मुड़ जाए, तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। देखो, एक प्रकाश के विचलन या मुड़ने की घटना ये भी होती थी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, बट यहाँ माध्यम के कारण नहीं, प्रकाश के किसी अवरोधक के किनारे से प्रकाश के मुड़ने की घटना, किसी अवरोधक के किनारे से प्रकाश के मुड़ने की घटना प्रकाश की विवर्तन कहलाती है। तो बहुत आसान से इसकी डिफिनीशन, है ना, प्रकाश का विवर्तन
प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, तो किसी अवरोधक, किसी अवरोधक के किनारे से प्रकाश के मुड़ने की घटना, मेरे साथ साथ जब हम लिखेंगे तो तुम भी बोलोगे तभी याद होगा। ठीक है, तो किसी अवरोधक के किनारे से प्रकाश के मुड़ने की घटना, ठीक है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। रिपीट करो मेरे साथ। और ये ध्यान रखना है, ये बेटा ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चंस का आंसर उतना ही लिखवा रहे हैं जो 2 मार्क्स में आने वाला है, पूरी डिटेल्स नहीं। ठीक है, तो ये प्रकाश का विवर्तन है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, ठीक है, तो वस्तु का छाया बनना, वस्तु का छाया यानी शैडो बनना, ठीक है, छाया बनना प्रकाश का, प्रकाश के विवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश के विवर्तन का उदाहरण है, उदाहरण है। तो बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, प्रकाश के विवर्तन का ही उदाहरण है। अच्छा, आगे इसका एक और बात इसमें हम लिख लें जरा, बड़ी ध्यान से समझते हैं कि भाई इसकी जो हम्म, इसके 2 प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार हैं। विवर्तन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला, एक होता है फ्रेनेल का विवर्तन, फ्रेनेल का विवर्तन, और एक होता है फ्राउनहोफर का विवर्तन, फ्राउनहोफर का विवर्तन। एक फ्रेनेल का विवर्तन और एक फ्राउनहोफर का विवर्तन। तो आप इतना अगर लिखो तो मेरे अंदाज से आपको 2 मार्क्स जो है वो परफेक्ट मिल जाए। तो प्रकाश के विवर्तन के परिभाषा के अलावा आगे इसके 2 प्रकार के नाम भी लिख दो। फ्रेनेल का विवर्तन और फ्राउनहोफर का विवर्तन का परिभाषा लिख दो तो और बढ़िया बात है, जो कि अभी बताएंगे ही, बट इतना भी चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा लाइन पे रहना, मेरे को एक फोन आ रहा है। हाँ। हम्म। हम्म, अभी तो पढ़ा रहे हैं तो लाइव पे भी। ठीक। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा। तो ये फ्रेनेल और फ्राउनहोफर का डेफिनेशन भी लिख सकते हो, बट 2 नंबर में इतना काफी है। तो अब फ्रेनेल और फ्राउनहोफर के बारे में भी तो अभी तुरंत परिभाषा में बताएंगे। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फट से। है ना? ले लिए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 4 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है आपको? 5 नंबर क्वेश्चन 5 है कि फ्रेनल का विवर्तन और फ्राउनहोफर के विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। तो चलो, फ्रेनल और फ्राउनहोफर आ ही गया। फ्रेनेल के विवर्तन, फ्रेनेल के विवर्तन तथा फ्राउनहोफर के विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। फ्रेनेल का विवर्तन और फ्राउनहोफर के विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें, ये हमारी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो फ्रेनेल के विवर्तन और फ्राउनहोफर के विवर्तन में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलो ध्यान देते हैं। चलो, देखिए, सबसे पहले चलते हैं फ्रेनल के विवर्तन पे। फ्रेनेल का विवर्तन,
तो फ्रेनेल का विवर्तन होता क्या है वो समझो। देखिए, तो फ्रेनेल का विवर्तन क्या होता है। तो देखिए, कोई अवरोधक हो, ध्यान देना, किसी अवरोधक, ठीक, अवरोधक से स्रोत और अवरोधक से पर्दे के बीच की दूरी अगर निश्चित हो, है ना, अवरोधक से, ध्यान देना, अवरोधक से स्रोत की दूरी और अवरोधक से पर्दे की दूरी निश्चित अगर रहे, तो ऐसे विवर्तन को, जो हमारी विवर्तन पैटर्न प्राप्त होगी, उसको फ्रेनेल का विवर्तन कहेंगे। ठीक है, चलो पहले इसको हम लिखते हैं। यानी कि यदि किसी अवरोधक, यदि किसी अवरोधक से, यदि किसी अवरोधक से स्रोत, स्रोत तथा, स्रोत तथा पर्दे की, कलर चेंज हो जा रहा है, एक मिनट, ठीक है, स्रोत तथा पर्दे की दूरी, ध्यान दीजिएगा, स्रोत तथा पर्दे की दूरी निश्चित हो, है ना, निश्चित हो, तब पर्दे पर प्राप्त विवर्तन पैटर्न, विवर्तन पैटर्न फ्रेनेल का विवर्तन कहलाता है। फ्रेनेल का विवर्तन कहलाता है। बहुत आराम से समझ लिए। यदि किसी अवरोधक से स्रोत, किसी अवरोधक से स्रोत तथा पर्दे की दूरी, अवरोधक से स्रोत तथा पर्दे की दूरी निश्चित हो, तब पर्दे पर प्राप्त विवर्तन पैटर्न जो है वो हमारी फ्रेनेल का विवर्तन कहलाता है। समझ गए क्या कहलाता है? फ्रेनेल का विवर्तन। जैसे एग्जांपल में मान लो एक अवरोधक है, एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कोई स्रोत है, एक टॉर्च या कोई चीज ऐसा बना लेते हैं जिससे प्रकाश की किरण निकल सके। ये हमारी स्रोत है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ से प्रकाश हम लेके चले, है ना, तो फिलहाल ये वाली पैटर्न्स थोड़ा सा और चौड़ा कर देते हैं जिससे प्रकाश निकल के जा सके। तो मान लो ऐसे प्रकाश की किरण जो है यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, आपको पता है किनारे से थोड़ा सा प्रकाश ऐसे टर्न होता है, तो टर्न होने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रकाश टर्न होने दो। अब ये सब जो बना रहे हैं हम, ये सब बाद की चीज़ है, ये क्लास में आपने पढ़ा था, है ना, ये सब तरंगाग्र की हमने फिगर बनाया, ऐसे समतल तरंगाग्र और गोलीय तरंगाग्र। फिलहाल आप फिगर पे सिर्फ ध्यान दो, और मान लो इसके पीछे ना कहीं पे एक पर्दा लगा दे हम। अब मान लो यहाँ पे कहीं पर्दा है, कहाँ लगा दे, चलो यहाँ पे, ये हमारी पर्दा है यानी स्क्रीन। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, है ना, मान लो ये दूरी डी मान लेते हैं, D1 मान लेते हैं, और ये दूरी D2 मान लेते हैं। तो D1 तथा D2 दोनों जो है वो एक निश्चित दूरी रहे, निश्चित दूरी रहे, यानी हम इस दूरी को मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो भी विवर्तन पैटर्न हमें प्राप्त होगा, इसी को हम फ्रेनेल का विवर्तन कहेंगे। तो फिलहाल आप इतना लिख सकते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में। जरा फ्रेनेल के विवर्तन का स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम फ्राउनहोफर के विवर्तन पे चले। ठीक है, ले लिए। चलिए अब फ्राउनहोफर के विवर्तन पे चलते हैं। फ्राउनहोफर का विवर्तन, ठीक है। अब देखिए, परिभाषा उसी के जैसा। यदि किसी अवरोधक से
स्रोत तथा पर्दे की दूरी निश्चित हो तब पर्दे पर प्राप्त विवर्तन पैटर्न फ्रेनेल का विवर्तन कहलाता है ना। बस इसी चीज को अगर निश्चित के जगह अनिश्चित लगा दे सिर्फ, ठीक है। चलो, यदि, एक मिनट, एक पेज एक्स्ट्रा आ गया, देखिए, यदि, ध्यान देना, यदि किसी अवरोधक से, यदि किसी अवरोधक से स्रोत, ठीक है, तथा पर्दे या दोनों, ये भी लिखो, स्रोत तथा पर्दे या दोनों, स्रोत से अवरोधक से स्रोत तक की दूरी, अवरोधक से पर्दे की दूरी, या अवरोधक से दोनों की दूरी, है ना, दोनों, अवरोधक से स्रोत तथा पर्दे या दोनों की दूरी निश्चित न हो के अनिश्चित हो जाए, अनिश्चित हो, तब ऐसे प्राप्त विवर्तन पैटर्न को, प्राप्त विवर्तन पैटर्न को फ्राउनहोफर का विवर्तन कहते हैं। फ्राउनहोफर का ऐसे प्राप्त, तब पर्दे पर ऐसे, थोड़ा सा यहाँ पे मिलाना होगा, एक मिनट, हो, तब पर्दे पर प्राप्त ऐसे विवर्तन पैटर्न, है ना, विवर्तन पैटर्न को फ्राउनहोफर का विवर्तन कहते हैं। सो आसान है, डिफिनीशन हम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि आपको याद हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे भी फिगर अगर देखो तो सो उसी तरह से हम एक ये लगा दें, ठीक है, मान लो ऐसे, ये हमारी अवरोधक है, और अवरोधक, यहाँ पे एक पर्दा लगा देते हैं, एक ही कलर में बना के नाम लिख दो ना सब, पर्दा, ये हमारी अवरोधक, ऑब्स्टेकल। और अब मान लो प्रकाश का किरण ना अनंत से ले आ रहा है, ठीक, मान लो ऐसे प्रकाश का किरण आया, ठीक है, ये अनंत से प्रकाश की किरणें अगर आ रही है, अनंत से, क्योंकि अनंत दूरी पे, अनिश्चित दूरी पे रखा हुआ है, मतलब अनंत ही मानेंगे, है ना, समझ रहे हो बात। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे शायद ये कुछ प्रकाश सीधे गया, कुछ प्रकाश ऐसे गया, तो यहाँ पे ना मुझे एक उत्तल लेंस का जरूरत भी पड़ता है। उत्तल लेंस का जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि प्रकाश बहुत फैल जाता है, क्योंकि काफी दूर से आ रहा है, तो इसको समेटने के लिए, है ना, समेटने के लिए हमें जरूरत पड़ता है कि भाई प्रकाश एक जगह पे समेटा है, मतलब नजदीक है। तो फिलहाल क्यों कैसे ये कहानी बाद की है, यहाँ पे ये चीज तो हमारी क्लियर है कि विवर्तन पैटर्न जो होता है वो इस तरह से प्राप्त होता है। यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि ये जो दूरी है वो अनंत दूरी है। अगर ये निश्चित दूरी हो और पर्दा ही अनंत पे रखा हुआ रहे तो भी फ्राउनहोफर ही रहेगा, या फिर दोनों अनंत दूरी पे हो, बस हमारी स्रोत भी और ये हमारी पर्दा भी, तो भी फ्राउनहोफर का विवर्तन मिलेगा। सो इसकी परिभाषा हो गई, जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? ठीक है, अगला क्वेश्चन फिलहाल ले लिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 नंबर क्या है कि फ्रेनेल का दूरी क्या है, फ्रेनेल का दूरी क्या है। तो 2 नंबर टाइप इसकी आंसर्स बताएंगे हम, जो भी क्वेश्चंस का आंसर बता रहे हैं हम उतना ही बता रहे हैं जिससे कि आप एग्जाम में उसको लिख के मार्क्स ले आ सको, ऐसा नहीं कि पूरी एक्सप्लेनेशंस कर रहे हैं। तो फ्रेनेल दूरी, अब फ्रेनेल दूरी क्या है, अब देखो फ्रेनेल दूरी क्या है।
एक नॉर्मल सी बात कि फ्रेनेल दूरी को एक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। पहले तो ये लिखना है कि फ्रेनेल दूरी को एक समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं, ये ऐसे कुछ। फ्रेनेल दूरी को एक समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं, एक समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसे, इस फ्रेनेल दूरी को जेड एफ से सूचित करते हैं, जेड एफ से सूचित करते हैं, जेड एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। तो अर्थात, और वो समीकरण क्या है, तो जेड एफ बराबर ए स्क्वायर बाई लेमडा, यही फ्रेनेल दूरी का सूत्र होता है, जहां ए जो है वो द्वारक का साइज होता है। अब द्वारक का साइज का सेंस क्या है, आप देखो जरा अभी पीछे वाले में, ये देखो ये अवरोधक है तो बीच में ये छिद्र बना है, तो यही द्वारक है, यानी जिससे प्रकाश पार हो रहा है। तो वो द्वारक का साइज ए, और लेमडा जो है वो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य। और जेड क्या है, तो जेड के बारे में ही तो पढ़ रहे हो, वही फ्रेनेल दूरी है। सो ये आप लिख सकते हो बहुत आराम से 2 मार्क्स में। तो जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक फटाक फटाक। ले लिए? ले लिए क्या? कितना टाइम हो गया है? कितने मिनट का? 42 मिनट आसपास। ठीक है, एक क्वेश्चंस आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चंस क्या है कि रंगीय विपथन, रंगीय विपथन, ठीक है। विपथन को त्रुटि भी कह सकते हैं। वर्ण विपथन, रंगीय विपथन को कैसे, को कैसे कम किया जाता है, कैसे कम किया जाता है, रंगीय विपथन को कैसे कम किया जाता है, ठीक है। ये 2010 की क्वेश्चंस है, BSEB 2010। अब रंगीय विपथन को कम करने के लिए क्या करते हैं ना, हम दो प्रिज्म को उल्टा जोड़ते हैं, दो प्रिज्म को एक दूसरे के विपरीत करके जोड़ते हैं, ठीक है। 1 मिनट, जरा एक फोन आया है मेरा। हाँ, हेलो, हेलो। हम्म, ठीक है, 1 मिनट, डाल रहे हैं। थोड़ा लाइन पे रहना, तुरंत आते हैं हम। हेलो। ठीक है, तो फिलहाल रंगीय विपथन, तो रंगीय विपथन त्रुटि को कैसे कम करते हैं, तो रंगीय विपथन त्रुटि में हम दो प्रिज्म को ना एक दूसरे के उल्टा जोड़ देते हैं, ठीक है। दो प्रिज्म को एक दूसरे के विपरीत दिशा में जोड़ देते हैं। देखिए,
डिफिनीशन, रंगीय विपथन को कम करने के लिए, रंगीय विपथन को कम करने के लिए, रंगीय विपथन को कम करने के लिए क्या करते हैं बेटा, जरा एक मिनट। रंगीय विपथन को कम करने के लिए दो प्रिज्मों को, दो प्रिज्मों को एक दूसरे के, एक दूसरे के विपरीत करके जोड़ते हैं, विपरीत करके जोड़ते हैं। ठीक है, और कैसे जोड़ते हैं तो जरा यहां ध्यान देना। मान लो हमने एक ये बना दिया, ठीक है, आपकी प्रिज्म, एक और कॉपी कर लेते हैं और एक उल्टे दिशा में जोड़ देते हैं इसको, इसकी कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो दो प्रिज्म को हमने उल्टे दिशा में, ये प्रिज्म का कोण होता है, सो यहाँ की कोण मान लो ए और यहाँ की कोण ए डैश, तो दोनों अलग अलग प्रिज्म हो गया, दोनों को एक दूसरे के विपरीत करके जोड़ा हुआ है। इस संजोग को अवर्णक संजोग भी कहते हैं, अवर्णक संजोग, यानी प्रिज्मों का जो है वो अवर्णक संजोग है। तो ये भी क्वेश्चंस 2 मार्क्स की हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। आपको उम्मीद है कि, हमको उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं हुआ होगा। हुआ है तो बताए, कुछ नहीं ही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चंस क्या है कि दर्शन कोण क्या है। जैसे जैसे क्वेश्चंस है सामने, हम वैसे वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चंस क्या है कि दर्शन कोण क्या है, दर्शन, दर्शन कोण क्या है, दर्शन कोण क्या है, सही है ना। ठीक है, अच्छा एक मिनट, चलो। तो इसकी दर्शन कोण के बारे में लिखते हैं हम लोग, दर्शन कोण, दर्शन कोण क्या है, दिख ही रहा होगा आपको। ठीक है, तो दर्शन कोण पढ़ते हैं। देखिए, तो दर्शन कोण क्या होता है, मान लो कि जैसे हम किसी भी इस मार्कर को हम देख रहे हैं अपनी आंखों पे, तो ये हमारे आंख पे ना एक कोण बनाता है, कोण, उसी आंख कोण को हम लोग दर्शन कोण कहते हैं। यानी परिभाषा क्या होगी कि जब भी हम किसी वस्तु को अपनी आंखों की सहायता से देखते हैं, तो वह वस्तु हमारे आंख के, आंखों पर, है ना, एक कोण बनाती है, एक कोण निर्धारित करती है, उसी कोण को दर्शन कोण कहते हैं। लिखेंगे कैसे ये, जब हम किसी वस्तु को अपनी आंखों की सहायता से, आंखों की सहायता से देखते हैं, देखते हैं, जब हम किसी वस्तु को अपनी आंखों की सहायता से देखते हैं, तब वस्तु हमारी आंख पर, ठीक है, आंखों पर एक कोण निर्धारित करती है, दोनों आंखों पर एक कोण निर्धारित करेगी, एक कोण निर्धारित करती है, जिसे दर्शन कोण कहते हैं। तो बहुत आराम से, जिसे दर्शन कोण कहते हैं, आराम से समझ पाए आप, जिसे दर्शन कोण कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक फिगर और एक डायग्राम हम इसका बना दे। सो अगर मान लीजिए ऐसे एक आंख बना लेते हैं, लहसुन जैसा, ठीक है, और ये आंख की एक लेंस होगी, फिलहाल पीछे रेटिना होगी, जो भी है, और ये आई लाइन। अब मान लो एक कोई भी वस्तु है, सपोज यहाँ पे हमने एक वस्तु रखा, यहाँ पे, यहाँ से प्रकाश मान लो चला, ऐसे नहीं, एक वस्तु दूसरे टाइप से रखना होगा, जस्ट वेट। एक मान लो वस्तु ऐसे हमने रखा, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, और यहाँ से प्रकाश ऐसे चला, ठीक है,
और यहाँ पे मान लो इतना दूर पे हमारी प्रतिबिंब बन गई इमेज रेटिना पे। अब आंख की एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाया गया और कि इसमें कि ऐसे कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, वो तो आंख के रचना में बताया जाएगा ना। तो देखो आंख पर यहाँ पे एक कोण बना है, इसको मान लो अल्फा मान लेते हैं, और यही अल्फा हमारी दर्शन कोण है। दर्शन कोण इंग्लिश में विजुअल एंगल कहते हैं। तो इंग्लिश भी लिख सकते हो चाहो तो, सब तो नोट्स में लिखवाया ही हुआ था। तो ये हमारी दर्शन कोण है, ठीक है। नोट पॉइंट भी चाहो तो लिख सकते हो कि दर्शन कोण के कारण से ही हम किसी वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा या बड़ा देख सकते हैं, ठीक है। कैसे भाई, देखो नोट पॉइंट, दर्शन कोण के कारण, है ना, हम दर्शन कोण के कारण हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा या छोटा देख पाते हैं, बड़ा या छोटा देख पाते हैं। कैसे भाई, तो पहला नंबर, जब वस्तु दूर रहेगा दर्शन कोण छोटा बनेगा, प्रतिबिंब भी छोटा बनेगा। जब वस्तु दूर हो तब दर्शन कोण छोटा बनेगा, ठीक है, जिससे प्रतिबिंब भी छोटा दिखेगा, प्रतिबिंब भी छोटा दिखेगा, बहुत आराम से, ठीक है। और सेम चीज इसी को कॉपी करते हैं, दूसरा नंबर, कि जब वस्तु दूर न होके वस्तु निकट हो तब दर्शन कोण बड़ा बनेगा, ठीक है, जिससे प्रतिबिंब भी बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पे नोट पॉइंट भी आप लिख सकते हो चाहे ऐसे, और इस तरह से आप लिखो तो आपको एक सटीक नंबर मिले। सो आप समझ पाए होंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमने शायद रंगीय विपथन, फ्रेनल दूरी, और इससे पहले ये, तो पता नहीं हमने ये आपका स्क्रीनशॉट लिवाया था कि क्या, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो प्रकाश का विवर्तन का पहले, ठीक है। उसके बाद इसका ऐसे पीडीएफ भी हम डाल देंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो तो थोड़ा हम भी निश्चिंत हो जाएंगे, अगर नहीं डाल पाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसका ले लो फ्राउनहोफर का विवर्तन, उसके बाद ये, हो गया। उसके बाद ये, ठीक है, फिर ये, हो गया क्या, फिर ये, ठीक है, हो चुका होगा। तो क्वेश्चन जो है वो हमने 8 तक किया है, क्वेश्चन 10 कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा, वो देखो। 9 नंबर है कि डॉपलर प्रभाव का उपयोग क्या है, उपयोग क्या है। डॉपलर प्रभाव का उपयोग लिखना है कि डॉपलर प्रभाव का क्या उपयोग है। तो चलो चलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आंसर जो है वो जो हमारी उत्तर है वो कुछ ऐसा है। ठीक। डॉपलर प्रभाव के 2 मार्क्स में दो ही उपयोग लिखना होगा, दो डॉपलर प्रभाव के दो उपयोग। ठीक है। निम्न है, निम्न है। क्या क्या भाई? तो पहला नंबर चलते हैं। तो देखो, तारों का चाल, आकाश गंगा का चाल, तारों, तारा समझ रहे हो ना, स्टार, तारों तथा आकाश गंगा, गैलेक्सी जो हमारी है, गंगा की चाल पता करने में, पता करने में, यानी कि तारों तथा आकाश गंगा की चाल पता करने में इसका उपयोग होता है। दूसरा बेटा क्या है कि दूसरा क्या है, भूल गए हम, नहीं याद हो गया। देखो, सूर्य की अपने कक्ष में, सूर्य के अपने कक्ष में उसकी वास्तविक चाल पता करने में, सूर्य का अपने कक्ष में, अपने कक्ष में वास्तविक, कक्ष में वास्तविक चाल पता करने में, चाल वही वेग है ना, थोड़ा अंतर जरूर होता है चाल और वेग में, पता करने में। तो ये हम डॉपलर प्रभाव का उपयोग लिख सकते हैं बहुत आराम से। उम्मीद है आपको ये भी याद हो गया होगा। सब आपको याद करना है, बार बार लिखना है, फिर आपको सारा याद हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। एक क्वेश्चन है 9 के बाद, क्वेश्चन नंबर 10। मेलस का नियम क्या है? मेलस का नियम क्या है? ठीक है, मेलस का नियम क्या है? तो देखिए, बहुत आसान है ये भी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें उठपटा टाइप आंसर्स लिखा है, हम आपको बताते हैं। देखिए, हम बताते हैं इसका सही आंसर, उत्तर। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार स्रोत तथा विश्लेषक के संचरण, विश्लेषक के संचरण के बीच का कोण, बीच का कोण थीटा हो। क्या है कि भाई, स्रोत तथा विश्लेषक के संचरण के बीच का कोण थीटा हो, तब प्रकाश की तीव्रता, तब प्रकाश की तीव्रता निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त होती है, निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त होती है। क्या है वो समीकरण भाई? होती है, अर्थात, अर्थात क्या है वो समीकरण? आई बराबर I0² इंटू साइन थीटा। आई बराबर I0², तो अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, आई बराबर I0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जहां I0 जो होगा वो संचरित प्रकाश की तीव्रता होती है, संचरित प्रकाश की तीव्रता। थीटा तो कौन है और आई तो प्रकाश की तीव्रता हो गई। तो मेलस का नियम, बस आपको ये याद रखना है, स्रोत तथा विश्लेषक के बीच का, विश्लेषक के संचरण के बीच का कोण अगर थीटा है, तो हम इसको इस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। ऐसा मेलस ने बताया था, आई बराबर I0 कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि पढ़ना नहीं है, कहीं आया नाम नहीं था इसका, लेकिन आ गया क्वेश्चन तो लिखेंगे, जहां I0 संचरित प्रकाश की तीव्रता है। ठीक है, तो फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है। अच्छा, एक और काम करेंगे, इस स्रोत के जगह पे आप ध्रुवक भी लिख सकते हैं, ध्रुवक। स्रोत भी लिखे तो कोई गलत नहीं है, तो आप स्रोत के जगह ध्रुवक भी लिख सकते हैं। अगेन एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है बात? ले लिए? तो फिलहाल आज का क्लास आपको कैसा लगा? आपको उम्मीद है कि आपको जरूर याद आया होगा। 100 के आसपास क्वेश्चंस, 100 से थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चंस होगा, लेकिन टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आने वाली है। जो भी क्वेश्चंस हमने बताया ये डायरेक्ट आपके एग्जाम को टच करेगा, है ना, और डायरेक्ट आपके एग्जाम को हिट करने वाला है। सो आपको तैयारी करना है मेरे वॉरियर्स बहुत बेहतर तरीके से। तो उम्मीद करते हैं आप याद रखेंगे इस सारे आंसर्स को, बार बार आप कॉपी पे लिखे, दोहराए, याद करें, ठीक है, कि एग्जाम आपकी खराब ना होनी चाहिए। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो देन वीडियो को लाइक करके जाए, अभी लाइक करें, लाइक ठोको जरा जल्दी, और कमेंट्स करके जाओ आपको क्लास कैसा लगा। मेन लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जाओ कि कैसा क्लास लगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं, बाय बाय।